हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या जान रहे थे, हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था सेल के जो कंपोनेंट होते हैं यानी कोशिका के घटकों के बारे में जाना था, जिसमें सबसे पहले आपने क्या जाना, हम जब जो कोशिका के घटक यानी सेल के कंपोनेंट की बात कर रहे थे तो हम दोनों ही सेल को लेके चल रहे थे, एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों ही कोशिकाओं के घटकों की हम बात कर रहे थे। अब जब घटक क्या होते हैं, हमने कहा था कि जिन जिन चीज़ों से मिलकर सेल बनी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल के कंपोनेंट कहते हैं या फिर सेल के घटक कहते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी सेल वॉल की। तो सेल वॉल कहाँ पे पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है। लेकिन हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों ही सेल में पाई जाती है, पादपों में भी और जंतुओं में भी, दोनों में पाई जाती है। थर्ड हमने बात की थी साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो गाढ़ा द्रव्य होता है उसे हमने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म कहा था, जिसे हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी न्यूक्लियस यानी केंद्रक की, कि केंद्रक हर एक सेल में होता है यानी प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद हमने बात की थी सेल ऑर्गेनेलीज की, यानी कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं उसके बारे में हमने कल बात की थी। और उसमें सबसे पहला हमारे पास आया था ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक नेटवर्क जैसी संरचना, एक जाल जैसी संरचना बनाता है। प्लस हमने क्या कहा था, दो प्रकार का यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सबसे पहले हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हमने RER कहा था। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वहाँ पे राइबोसोम लगे हुए होते हैं। फंक्शन क्या बताया गया था आपको, इट प्ले की रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज राइबोसोम्स आर अटैच टू इट। क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे राइबोसोम लगे हुए होते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आता है कि यहाँ पे राइबोसोम नहीं लगे होंगे, इसलिए ये कैसा होगा, स्मूथ होगा। और इसका फंक्शन यानी इसका कार्य क्या है, इट प्ले की रोल इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम SER कहते हैं, वो लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है और RER किसका फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। आपके पास यहाँ पे इमेज है, ये हमारे पास इमेज है और आपने देखा ये जो जाल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जो पूरी जाल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जा रहे हैं, रफ और स्मूथ। तो रफ में कैसा था, रफ ये है, यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो आपको गोल गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पे यह है राइबोसोम है और कैसा है, दिखने में रफ है। उसके बाद हमने सेकंड बोला था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है और ये क्या है, स्मूथ है, यानी यहाँ से लिपिड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइबोसोम लगे हुए हैं। तो ये थी फर्स्ट ऑर्गेनेली। उसके बाद सेकेंड हमने बात की थी राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था, स्फेरिकल बॉडीज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन एंजाइम। तो जो राइबोसोम बने होते हैं वो RNA से बने हुए होते हैं और प्रोटीन एंजाइम से बने होते हैं। अगर आप इसकी फंक्शन की बात करें तो क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स आर साइट वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, क्योंकि राइबोसोम ही क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। यहीं पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ही क्या हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो इमेज है ये किसकी इमेज है, राइबोसोम की इमेज आपके पास आती है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आई है वो आता है गोल्जी बॉडी। अब यहाँ तक की बात हमने कल कर दी थी, हमारे पास नया टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा, गोल्जी बॉडीज आएगा। तो गोल्जी बॉडीज में हम क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे। तो गोल्जी बॉडीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आप देखेंगे, स्मूथ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टेरियन स्टैक टुगेदर इन पैरेलल रो टू फॉर्म गोल्जी बॉडीज। अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है, गोल्जी बॉडीज एक क्या है, ऑर्गेनेली है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का यहाँ पे गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके बाद आपने क्या यहाँ पे देखना है, आपने देखा
Golgi phase receive protein from endoplasmic reticulum and modify package and storage. तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो गोल्जी बॉडीज हैं वो क्या है, सेल की ऑर्गेनेलीज है, यानी कि गोल्जी बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। आप लोग अभी ध्यान देंगे, आपको नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगी, सब पहले आपको देखना है कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। तो हमने क्या जाना, हमने जाना जो गोल्जी बॉडीज होती हैं कहाँ पे होगी, सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको पैकेज यानी कि ये क्या करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं। यहाँ पे फंक्शन आप देखेंगे, द गोल्जी एपरेटस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं और मेनली इनका काम क्या होता है, ये पैकिंग का काम करते हैं। किसको पैकिंग कर रहे हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आ रहा है, हमने क्या कहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब वो जो प्रोटीन बन रही है वो गोल्जी बॉडी कहाँ है हमारे पास, ये आपके पास इमेज में है, यहाँ पे पैकिंग का काम हो रहा है। अब आप एक एक करके देखेंगे, जो आपके पास ऑर्गेनेलीज आ रही हैं, यानी सेल के जो अंदर ऑर्गेनेलीज को हम क्या कह सकते हैं, आप अंग कह सकते हो, कोशिका के जो अंग होते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनेलीज आती हैं वहाँ पे क्या है, ये जो गोल्जी बॉडी है यहाँ पे प्रोटीन की पैकिंग हो रही है। तो गोल्जी बॉडीज के बारे में आप ये जो पॉइंट्स है इसे भी नोट करेंगे, साथ ही आपको यहाँ पे डायग्राम भी नोट करना है कि गोल्जी बॉडीज किस प्रकार का यहाँ पे दिखता है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना नोट करना है कि जो गोल्जी बॉडी है उसका फंक्शन क्या है, एक तो पैकिंग का काम करता है। सेकंड, आपको पूरा नोट नहीं करने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ फंक्शन में एक तो पैकिंग लिखना है। सेकंड, आपने क्या करना है, जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो एंजाइम्स, हार्मोन और प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं, यानी स्रावित करती हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, यानी कि नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली आती है वो क्या आती है, उसमें आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसके बारे में हमने हर एक ऑर्गेनेलीज के बारे में क्या जाना है कि इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है। तो हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप ऑर्गेनेलीज, यानी कैसे होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, विद अ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर यहाँ पे होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन फोल्ड ओवर मैनी टाइम्स। यहाँ पे क्या होता है, जो बाहर की जो लेयर होती है वो स्मूथ होती है और अंदर की लेयर क्या होती है, बहुत बार फोल्ड होती है। यहाँ पे आपके पास ये किसका डायग्राम है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। ये क्या है, बाहर की लेयर है और ये जो अंदर की लेयर है जो बहुत बार फोल्ड हो रखी है, यही आपको बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, आपको मेनली क्या याद रखना है, यहाँ पे फंक्शन याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोल्ड बनते हैं तो क्या क्रिस्टी का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, जो फोल्ड यहाँ पे होते हैं। Christie increase the surface area of the inner membrane by several times. Matrix the fluid inside the mitochondria. यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया गया है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, फंक्शन। हमें मेनली क्या देखना है, फंक्शन यानी कि कार्य देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या यहाँ पे कार्य होते हैं। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज एनर्जी प्रोडक्शन साइट एंड आर हेंस नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमारी जो सेल है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलीज है जिसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका प्रोडक्शन होता है, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार आता है कि बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। तो कौन है यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये किस प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होते हैं, फिर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। और यहाँ पे इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको हेडिंग डालनी है, यहाँ पे आपको एक इमेज यानी चित्र बनाना है और सिर्फ ये चीज आपको नोट करनी है, ये जो फंक्शन में आपको लिखा गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप तब पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे फंक्शन नोट करना है।
तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली आती है वो आता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है आप देखेंगे, लाइसोसोम आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये कैसे होते हैं, एक थैले जैसी संरचना होती है, एक बैग जैसी संरचना होती है, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर मेम्ब्रेन। अब इसकी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी लेयर थी, 2 लेयर वहां पे थी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, दे कंटेन powerful digestive enzyme that can break down all organic material. It acts as mini digestive system within a cell. अब क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में जब पढ़ा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा, तो आपने जाना कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भोजन का पाचन होता है और किसके द्वारा हो रहा है, पाचक तंत्र के द्वारा हो रहा है। उसी प्रकार से हमारी सेल में भी एक पाचक तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोम में क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल का जो भी कूड़ा होता है, हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि सेल का यहाँ पे जो भी कूड़ा होगा उसका जो निम्नीकरण होगा या अपघटन होगा या फिर पाचन होगा, कहाँ पे होगा, लाइसोसोम में होगा। किसके द्वारा होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा होगा। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे, तो फंक्शन में क्या ये काम करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट डैमेज सेल एंड वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल। अब क्या होता है, कोई सेल होती है, यानी कि कोई सेल क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, यानी कि किसी सेल की मृत्यु हो जाती है, उस सेल का हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। तो क्या होता है, उस सेल को हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, यानी जो सेल डैमेज हो गई है, जो सेल मर गई है, उसका जो पाचन करेगी वो लाइसोसोम करेगा। क्या होता है फिर, सिंस दे आर रिमूव सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर वर्न आउट और आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड may even digest the entire cell that are damaged or dead. They are also called suicidal bag, यानी इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में हमने जाना। लाइसोसोम क्या होता है, जिस प्रकार से हमारी बॉडी में एक पाचन तंत्र होता है, उसी प्रकार से हमारी सेल में क्या होता है, एक पाचन तंत्र होता है, यानी कि लाइसोसोम होता है। कोई सेल है जिसकी मृत्यु हो गई है, यानी वो सेल खराब हो गया है, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, तो लाइसोसोम उसे बाहर निकालेगा, क्योंकि लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, यहाँ पे वो जो सेल है जो या तो प्रॉपर काम नहीं कर रही है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, उसे डाइजेस्ट करेगा। ये तो थी नॉर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, यानी कि आप लाइसोसोम को क्या कहते हैं कि आत्मघाती थैली भी कहते हो। आत्मघाती थैली क्यों होता है, अगर कभी क्या हुआ, लाइसोसोम क्या है, एक सिंगल लेयर में, यानी एक लेयर में कवर है। कभी क्या हुआ कि सेल अगर ये लेयर फट जाती है तो ये क्या करेगी, जो हमारी जो सही सेल है, जो प्रॉपर काम कर रही हैं, उन सेल को डाइजेस्ट कर देंगी। यानी हमने क्या कहा, हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, हमने कहा ये एक सेल है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक लाइसोसोम है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमने कहा लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम के अंदर क्या है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सेल का पाचन यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये सेल अगर फट जाती है तो सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। और ये जो स्वस्थ सेल है, यानी ये किस प्रकार की सेल है, स्वस्थ सेल है, और जैसे ही ये एंजाइम्स बाहर निकलेंगे, ये जो हमारी हेल्दी सेल है उसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं या फिर आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आपको इस जो स्लाइड में से क्या नोट करना है, सिर्फ फंक्शन यहाँ पे नोट करना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, और लाइसोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेलीज है। तो आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो भी समझा आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हो।
ऐसा नहीं है कि जो आपको दिखाया गया है वही आपको नोट करना है। जो आपने समझा, आपने जाना कि जो लाइसोसोम है उसका क्या फंक्शन है, उसके कार्य को आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसे लिख सकते हो। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज आती है वो आती है वैक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको ये भी याद रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं, यानी कि जो सेल है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और उनका क्या क्या फंक्शन यानी कि क्या कार्य होता है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैक्यूल्स के बारे में आप जानेंगे। वैक्यूल्स आर ऑर्गेनेलीज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद अ फ्लूइड। प्लांट सेल यूजुअली हैव लार्ज वैक्यूल्स filled with a liquid called cell sap. Cell sap contain dissolved sugar and salt. अब क्या होता है कि एक सेल है, आपने देखा ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, कुछ ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। अब क्या होता है, जो प्लांट सेल होते हैं यानी पादप कोशिका होती है उसमें जो वैक्यूल होता है बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल होती है यानी कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें वैक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या भरा होता है आपको बताया गया है, शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट यहाँ पे भरा हुआ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल सेल may or may not have vacuoles. If they do have vacuoles, they are much smaller than the ones found in a plant cell. यही चीज आपको बताई जा रही है कि जो एनिमल सेल यानी जो जंतु कोशिका होती है उसमें वैक्यूल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर वहाँ पे एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। ये क्या है, बहुत बड़ा वैक्यूल है, यानी ये कहाँ पे होगा, ये पादप कोशिका में होगा। अब हम देखेंगे कि वैक्यूल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिकाओं में वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है। आप क्या देखेंगे, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स कीप द सेल फिर्म और रिजिड। अब क्या होता है, जो वैक्यूल होते हैं वो प्लांट सेल को रिजिड बनाए रखते हैं। अब रिजिड क्या होता है कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है जो क्या करता है, पत्तों को एकदम फुला के रखता है। यानी कि आप देखेंगे, आप पत्ते देखते हैं, पत्ते कैसे होते हैं, खिले खिले रहते हैं। तो ये क्या करता है, एक तो उन्हें खिला के रखेगा, दूसरा रिजिडिटी वहाँ पे देगा। नेक्स्ट आप देखेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल्स में क्या करेगा, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स स्टोर फूड, वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। अब जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल का क्या क्या कार्य होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। क्या क्या स्टोर करेगा, ये यहाँ पे फूड को करेगा, वाटर को करेगा, शुगर को करेगा, मिनरल्स करेगा, और जो सेल के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें भी क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इन अमीबा वैक्यूल्स दैट कंटेन फूड पार्टिकल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज अ फूड वैक्यूल्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अमीबा में भी अपने फूड वैक्यूल्स को देखा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वैक्यूल्स के बारे में आपने क्या जाना है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकते हैं, यानी प्लांट में तो होंगे, एनिमल्स में भी हो सकते हैं, और अगर एनिमल में होंगे तो कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। सेकेंड आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, दोनों के फंक्शन नोट करने हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं वैक्यूल्स के। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, हो गया आपका, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वैक्यूल्स का क्या मेन, अगर हम फंक्शन देखें वैक्यूल्स का तो हमारे पास दो मेन फंक्शन आते हैं। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल्स को कंबाइनली देखें तो दो हमारे पास फंक्शन आते हैं। एक तो क्या आता है, टर्जिडिटी दे रहा है। टर्जिडिटी मैंने आपको क्या कहा था कि आपने देखा होगा किसी पौधे के जो पत्ते हैं वो मुरझा रखे हैं, और जैसे ही आपने उसमें पानी डाला तो वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, एकदम खिल जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं। क्या देते हैं, ये टर्जिडिटी देते हैं। सेकंड क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं अलग अलग चीज़ों को, भोजन को भी स्टोर करेंगे और जो सेल का जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे भी स्टोर करेंगे। ये तो था वैक्यूल के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ऑर्गेनेलीज आती है वो क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड है। अब प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट यानी कि पादपों में ही प्रेजेंट होता है। तो आप पढ़ेंगे प्लास्टिड आर ऑल्सो टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। कहाँ पे पाया जाएगा जो प्लास्टिड है, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है।
इसके बाद आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे आप इमेज देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की। यहाँ पे दोनों ही सेल को आप देखेंगे और दोनों ही सेल का आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। प्लांट सेल में आप देखेंगे सबसे बाहर क्या मिला आपको, सेल वॉल मिला, फिर क्या मिली, सेल मेम्ब्रेन मिली, फिर उसके बाद क्या मिला, ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है पूरा ये जो द्रव भरा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके अंदर आप देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिली। आपने क्या देखा, राइबोसोम आपको मिला, लाइसोसोम मिला, न्यूक्लियस मिला, न्यूक्लियोलस मिला, माइटोकॉन्ड्रिया मिला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला, वैक्यूल। अब आप देखेंगे वैक्यूल, अगर आप प्लांट सेल की बात करें, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये क्या है, पूरा ये क्या है, वैक्यूल है, ये इतना बड़ा है, और एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल है बहुत छोटा है। गोल्जी अपैरेटस भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। कहाँ है गोल्जी, यहाँ पे है गोल्जी, यहाँ पे गोल्जी है। तो दोनों ही सेल को आप देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों के डायग्राम अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। चलिए हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है दोनों के बीच अब हम विभेद करेंगे, क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं वो हम देखेंगे। अब आपके पास क्या है, एक टेबल आ गई है, उसमें आप देखेंगे एक तरफ क्या है, यहाँ पे आपको प्लांट सेल दिखाई गई है, यहाँ पे आपको एनिमल सेल दिखाई गई है। ये यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है, ऑर्गेनेलीज के नाम है। टोटल कितने हैं, 11 यहाँ पे हैं, और 11 आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, शेल का शेप आएगा, यानी कि जो आकार है किस प्रकार का होता है। प्लांट सेल में जो आकार है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगुलर हो सकता है। एनिमल सेल किस प्रकार की होती है, या तो इरेगुलर होगी, या तो सेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, या फिर राउंड शेप की होती है, यानी गोल शेप की होती है। ये क्या है, पहला अंतर है दोनों में। दूसरा जो अंतर हमें देखने को मिला सेल वॉल का मिला। तो सेल वॉल हमने क्या कहा था, प्लांट सेल में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और एनिमल सेल में क्या होगी, एब्सेंट होगी। एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हमने जो तीसरा नंबर पे है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है, दोनों में ही पाई जाती है। ये क्या है, सिमिलैरिटी भी है, यानी समानता भी है, और डिफरेंस भी है। आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं किस में पाई जा रही हैं और किस में नहीं पाई जा रही हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट था और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमारे पास आया न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे तो आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस, अगर प्लांट सेल में आप पढ़ेंगे तो प्रेजेंट एंड लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। क्या आपको बता रहा है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट तो दोनों में ही है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। यानी कि हमने कहा ये सेल हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, सेल है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की, ये हमारे पास क्या है, एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल में, पादप कोशिका में कहाँ पे है, कॉर्नर में कहीं पे है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है कहाँ पे है, बीच में प्रेजेंट है। तो यही आपको बताया जा रहा है, प्लांट सेल में प्रेजेंट एंड लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल, और एनिमल सेल में आपको क्या बताया गया, प्रेजेंट एंड लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइसोसोम आया। तो लाइसोसोम में आपको क्या बताया जा रहा है, प्लांट सेल में प्रेजेंट बट वेरी रेयर, यानी कि प्लांट में प्रेजेंट हो सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। और एनिमल सेल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें पाया तो जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। 7 नंबर पे हमारे पास क्या आया, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज आया, जहाँ पे पैकिंग हो रही थी प्रोटीन की। तो गोल्जी जो बॉडी है वो दोनों में ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। और 8 नंबर पे हमारे पास क्या आया, साइटोप्लाज्म आया। तो साइटोप्लाज्म हमने देखा दोनों में ही प्रेजेंट है, प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। 9th नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, राइबोसोम आ रहा है। तो राइबोसोम क्या है, दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी।
10th नंबर पे हमारे पास क्या आया, प्लास्टिड आया। तो प्लास्टिड क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होगा। प्लास्टिड क्या होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लास्टिड में क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे जो 11th आता है, वैक्यूल्स आता है। वैक्यूल्स में आपको क्या बताया गया है, प्लांट में फ्यू लार्ज और अ सिंगल सेंट्रली पोजिशन्ड वैक्यूल्स, यानी क्या होंगे, कुछ ही वैक्यूल्स होते हैं और कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं और लार्ज होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल में। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यूजुअली स्मॉल होते हैं और बहुत सारे होते हैं, यानी नंबर में अगर हम देखें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स का जो नंबर होता है वो कम होता है, और साइज की बात करें तो वैक्यूल्स बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में। और एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, सो क्लास आज आपने जाना सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में कि जो सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। साथ साथ ही हमने जाना कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।